आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मेरे महबूब एपिसोड 6। मेरे महबूब को सराहने के लिए आपका बहुत बड़े वाला शुक्रिया जी। स्वाति जी, प्रभा जी, अनीता जी, अंकुर जी, सीमा जी, नाज जी, निर्मला जी, सुमन जी, यामिनी जी, दर्शना जी, प्रशांत जी, संगीता जी, राजेंद्र जी, उर्मिला जी, मनोज मिश्रा जी, सब सोनीपल एंड इंदिरा जी, आपका भी दिल से आभार। एंड स्पेशल थैंक टू रिया आर्ट क्लब। इनके भी डेली कमेंट्स आते हैं। आज इन्होंने लिखा है, बहुत 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 अच्छी कहानी है। मैं तो अब कोई कहानी ही नहीं सुनती यूट्यूब पर। थैंक यू। आपका भी दिल की गहराइयों से थैंक यू जी। के प्यारे प्यारे कमेंट्स कई किलो खून बढ़ा देते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारा खून बढ़ाते रहिएगा। चलिए अब जाकर युवराज और श्रद्धा के कबाबों में हड्डियां बनते हैं। युवराज ने उसको खुद से अलग किया। श्रद्धा, सभी लोग हमें देख रहे हैं। पूरी आओ सुनाओ कहानी फैमिली भी। लेकिन वो फिर से युवराज से चिपक गई और अपने होंठ युवराज के कानों के करीब कर सरगोशी की। देखने दो, आज मैं इतनी खुश हूं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी का डर नहीं है। बस मुझे खुशियों के ये पल जी लेने दो, कहकर उसने कस के युवराज को पकड़ लिया। दोनों खामोशी से एक दूसरे की धड़कनों की सरगम सुनते रहे और फिर खुद की एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में खोए रहे, फिर युवराज ने अपनी नजरें इधर उधर घुमा ली। दोनों बाहर ही डिनर के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते श्रद्धा युवराज को प्यार से निहारती रही। वो इतनी खुश थी कि बयां नहीं कर पा रही थी। दुनिया जहां की खुशी आज उसके झोले में आ गिरी थी। दिन भर के थके हारे दोनों आते ही अपने घर जाकर बेड पर लेट गए। दोनों आज बिताए हर एक पल को महसूस करते हुए सो गए। दोनों थके हुए थे, फिर भी सुबह समय से उठ गए क्योंकि युवराज को ऑफिस जाना था और श्रद्धा को यूनिवर्सिटी। उसने अगले दिन से यूनिवर्सिटी जाने का तय कर लिया था। श्रद्धा की हालत कार चलाने की नहीं थी, इसीलिए वो कैब से यूनिवर्सिटी चली गई। यूनिवर्सिटी में उसको ऋत्विक दिखाई दिया। वो तुरंत उसके पास गई। हेलो ऋत्विक, कैसे हो? उसने भी जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक हफ्ते के बाद आज से ही यूनिवर्सिटी आया हूँ। तुम कैसी हो श्रद्धा? मैं भी ठीक हूँ। मैंने भी एक हफ्ते बाद आज से ही वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है। थैंक यू ऋत्विक, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। कहते हुए वो भावुक हो गई। उसकी आंखें नम हो गई। दोस्त भी कहती हो और एहसान भी मानती हो? फिर कैसी दोस्ती? दोस्ती में कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। उसे कभी भी एहसान कहकर दोस्ती का अपमान मत करना श्रद्धा। मुझे दुख होगा। तुम बहुत अच्छे हो ऋत्विक। तुम्हारे जैसा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। दोनों बातें करते हुए क्लास में चले गए। उन दोनों के सभी फ्रेंड्स उन दोनों को क्लास में देखकर बहुत खुश हो गए। सभी स्टूडेंट्स को अब किशोर के खौफ से आज़ादी मिल गई थी। यूनिवर्सिटी में श्रद्धा पूरे दिन पिछले दिन की घटनाओं में खोई रही। कभी वो युवराज का हाथ अपने हाथ पर महसूस करती और फिर खुद ही अपना हाथ सहलाने लग जाती, और कभी युवराज की धड़कनों को महसूस करती, कभी उनके इधर उधर करने वाली नजरों को सोचकर मुस्कुराती। उधर युवराज का भी हाल बेहाल था। उनका मन भी ऑफिस के काम में नहीं लग रहा था। कभी उनकी आंखों के आगे दौड़ती भागती श्रद्धा घूम जाती, कभी उनकी नजरों के आगे उसका मासूम चेहरा घूम जाता, तो कभी उसकी नटखट शरारत सोचकर मुस्कुराते, तो कभी उसकी धड़कन को महसूस कर सोच में पड़ जाते। वो कैंटीन में चाय पीते हुए मोबाइल में पिछले दिन के लिए हुए फोटोज देखने लगे। उसके जो फोटो उन्होंने चुपके से लिए थे, उन्हें प्यार से देखते हुए वो सोचने लगे, ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं श्रद्धा के लिए इंदु जैसी फीलिंग्स क्यों महसूस कर रहा हूँ? वो तो अभी बच्ची है, बिल्कुल नादान, मासूम सी अल्हड़ सी बच्ची है। लेकिन पता नहीं मेरा मन अपने दिल पर काबू क्यों नहीं हो रहा। बार बार श्रद्धा का ही ख्याल आता है। दिल बार बार क्यों उसको फोटो देखने को करता है। सोचते हुए उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन पर उसके फोटो पर प्यार से हाथ घुमाया और फिर सोचने लगे, आज शाम को ऑफिस से निकलने के बाद उसको मैं यूनिवर्सिटी से पिक कर लूँगा।
वैसे वो भी कैब से यूनिवर्सिटी गई है। शाम को युवराज ने अपनी बाइक उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ ली। उधर यूनिवर्सिटी में छुट्टी के वक्त श्रद्धा यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी अपनी कैब का इंतजार कर रही थी। तभी ऋत्विक वहां आया और उससे बोला, श्रद्धा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। ऋत्विक, कहो ना, क्या कहना है? तुम्हें कुछ कहने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत कब से पड़ने लगी? श्रद्धा, मैं वो श्रद्धा वो मैं श्रद्धा ने हंसते हुए उससे कहा। क्या ऋत्विक, तुम्हारी सोई श्रद्धा मैं वो श्रद्धा पर क्यों अटक गई है? तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। तब ऋत्विक ने गहरी सांस ली और अपने आप को रिलैक्स किया और बोलना शुरू किया। श्रद्धा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब पहली बार तुमको यूनिवर्सिटी में देखा था, तभी से तुम मेरे दिल में उतर गई थी। मैं तब से ही तुमको पसंद करने लगा था। तुम कब दिल में उतरकर धड़कन बन गई, ये मुझे पता ही नहीं चला। ऋत्विक ने एक सांस में अपनी बात बोल दी। उसकी बात सुनकर वो सकते में आ गई। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल सके। वो काफी देर तक सुन्न सी खड़ी रही। क्या हुआ श्रद्धा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुमको बुरा लगा क्या? तुम नाराज हो क्या? श्रद्धा ने उसको ध्यान से देखते हुए कहा। ऋत्विक, ये तुमने क्या कह दिया? मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन मेरे दिल में प्यार जैसी कोई भावना नहीं है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसी भावनाएं क्यों आई? मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ और हमेशा मानूंगी। ऋत्विक ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं श्रद्धा, प्यार किसी से ज़बरदस्ती नहीं कराया जाता। यह तो वो खूबसूरत एहसास है जो अपने आप ही रूह में उतरता है, और मैं तुम्हारे दिल में मेरे लिए इस खूबसूरत एहसास के उतरने का हमेशा इंतज़ार करूँगा। लेकिन प्यार की खातिर मैं अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहता। हम दोनों दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तुम अपने दिल में कोई गिल्ट मत रखना। जैसे हमेशा मेरे साथ रहती थी वैसे ही रहना। उसकी बात पर श्रद्धा मुस्कुरा दी, इस बात से अनजान कि उनकी बातें कोई सुन रहा है। तुम कैब का इंतजार कर रही हो? ऋत्विक ने आगे पूछा। वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही युवराज बाइक लेकर वहां आ गई। उनको देखकर वो उछल पड़ी और ऋत्विक को बाय बोलकर युवराज की बाइक पर सवार होकर चली गई। ऋत्विक कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचने की मुद्रा में उन दोनों को देखता रहा और बड़बड़ाया, अधेड़ दोस्त। और फिर वो भी वहां से निकल गया। दोनों घर पहुंचे तो श्रद्धा के घर का दरवाजा खुला देख दोनों फुर्ती से अंदर गए। वहां सामने ही सोफे पर उसकी सौतेली मां शैला अपने भाई के लड़के विमल के साथ बैठी हुई थी। क्योंकि अब उसके घर की एक चाबी अहमदाबाद भी रहती थी, उसी से शैला ने दरवाजा खोला था। उनके भाई का लड़का बैठा सिगरेट फूंक रहा था। श्रद्धा उन दोनों को वहां देखकर शॉक्ड हो गई। उसे उनके आने की कोई उम्मीद नहीं थी। श्रद्धा और युवराज को देखकर शैला सोफे से खड़ी हो गई। हाय श्रद्धा बेटा, कैसी हो? श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नज़र उनके भाई के लड़के पर डाली और फिर शैला से पूछा, आप लोग यहाँ अचानक कैसे? आपने आने की कोई खबर भी नहीं दी। शैला मुस्कुराकर स्टाइल से कदम बढ़ाते हुए उसके पास आई और उसके गाल सहलाते हुए बोली, हाँ, तुमको देखने का बहुत मन कर रहा था और विमल भी तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए हम दोनों तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आ गए। क्यों विमल? शैला ने अपने भतीजे की ओर देखते हुए उससे पूछा। लेकिन विमल उन दोनों से बेपरवाह अपने सिगरेट में ही मशगूल रहा। उसको ऐसे देख वह जोर से बोले, क्यों विमल, मैंने सही कहा ना? तुम श्रद्धा से मिलना चाहते थे ना? तब वो हड़बड़ाते हुए सोफे से उठा। हाँ हाँ, बुआ सही कह रही हैं। कैसी हो श्रद्धा? तुम तो हमें कभी याद ही नहीं करती, लेकिन हम तो तुम्हें बहुत याद करते हैं, इसीलिए यहाँ तुमसे मिलने चले आए। बुआ तो दिन रात तुम्हारी ही चिंता करती रहती है, तुम्हारी चिंता में सही से खाना भी नहीं खाती। देखो बेचारी कितनी कमज़ोर हो गई है। वो रट्टू तोते की तरह बोला, जैसे ये डायलॉग पहले से रटा हुआ हो। शैला ने एकदम बेचारों जैसा दयनीय फेस बना लिया। श्रद्धा ने उसकी बात सुनकर शैला की ओर देखा, लेकिन वो कहीं से भी उसे कमज़ोर नहीं लगी, बल्कि इस बार उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो गई थी। अरे युवराज, आओ आओ, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, इसे अपना ही घर समझो। शैला बड़े प्यार और इज्जत के साथ युवराज से बोली
उनका बोलने का ये लहजा देख श्रद्धा और युवराज दोनों हैरत में डूब गए। श्रद्धा मन में विचारने लगी, आज ये फैशनेबल युवराज पर बिगड़ी नहीं, घोर आश्चर्य। आज इनके मुंह से फूल क्यों झड़ रहे हैं? और ये विमल तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त रहे हों, जबकि हम दोनों तो बरसों से आज मिले हैं। उसके साथ तो कभी मेरी हाय हेलो भी नहीं रही। और ये फैशनेबल कमज़ोर किस एंगल से, बल्कि 2 इंच साइज में बढ़ ही गई है। और मुझे तो लगा कि कहीं किसी ने इनको मेरे साथ हुए हादसे की खबर तो नहीं दे दी, लेकिन लगता नहीं कि इनको कुछ मालूम है। थैंक गॉड। आप लोग कब तक रुकेंगे और कहाँ स्टे है आपका? श्रद्धा ने भी बेशर्मी से पूछ लिया। हम तो कुछ ही देर में निकल जाएंगे, बस तुमको देखना था तो अब देख लिया, दिल को चैन आ गया। ये बात सुनकर श्रद्धा को लगा उसे चक्कर आ जाएंगे। आज तो उसे सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहे थे। श्रद्धा बेटा, तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है मुझे। हमेशा ये बात का डर रहता है कि शादी करके तुम किसी अनजान के घर में अनजान लोगों के बीच चली जाओगी तो कैसे रहोगी, खुश रह भी पाओगी या नहीं, अनजान माहौल में तुम कैसे एडजस्ट करोगी, मुझे हमेशा ये फिक्र लगी रहती है। बोलते हुए उसने श्रद्धा को देखा, जो एकटक उन्हें देखते हुए उनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। तब उन्हें अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अपनी जान पहचान वाले घर में हो तो अच्छा रहेगा, फिर हमें तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी विमल से हो जाए, जिससे हम तुम्हारे भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाएं। विमल घर का ही लड़का है, भाला है, तुम बचपन से इसे जानती भी हो, तुम बहुत खुश रहोगी उसके साथ। मेरे भाई के घर वाले भी तुमको जानते हैं और तुम भी उनको जानती हो, तो तुम आराम से उनके साथ एडजस्ट कर लोगी। यस, श्रद्धा ने जोर से ताली बजाते हुए कहा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तभी मैं सोचूं कि आपको अचानक मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी, क्यों रोज रोज फोन करने लगी हो, क्यों आजकल आपके मुंह से शब्दों के तीर की जगह रसगुल्ले निकल रहे हैं। तभी मैं सोचूं। फिर वो युवराज की ओर मुड़ी और मुंह टेढ़ा कर युवराज से बोली, देखा युवी, मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ तो गड़बड़ है। ये औरत मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है, मतलब कोई साजिश इनके दिमाग में चल रही है। देख लिया इनका असली चेहरा। श्रद्धा, वो जोर से दहाड़ी, चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और आप इस विमल से मेरी शादी कराना चाहती है? इससे? उसने अपनी उंगली का इशारा विमल की तरफ करते हुए कहा। और विमल ने श्रद्धा की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने नज़र उठाकर ही नहीं देखा, वो बस सिगरेट फूंकता रहा। उसकी आंखें नशे में लाल होकर मूंद रही थी। वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था। श्रद्धा ने आगे कहा, इस विमल से, इस नशेड़ी विमल से, जो खुद कभी होश में नहीं रहता, वो मुझे क्या संभालेगा, वो मुझे क्या खुशी देगा। अभी उसकी हालत देखो, उसे ये भी पता नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और ये अमेरिका पढ़ने गया था और वहाँ उसने क्या क्या कांड किए हैं, उसकी पूरी कुंडली है मेरे पास। आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप पैसों के लिए इस हद तक गिर जाएंगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपको डर है कि मेरी शादी कहीं और हो जाएगी तो ये पूरा एम्पायर, सारा पैसा मेरे होने वाले हस्बैंड का हो जाएगा। इसीलिए आप मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करवाना चाहती हैं। अरे डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन आपने तो अपने ही घर में डाका डाला। छी, मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आती है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप यहाँ से चली जाएं। कहते हुए श्रद्धा ने दोनों हाथ बड़े जोर से उनके सामने जोड़ दिए। उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी शैला आराम से बैठी रही। फिर वो धीरे से सोफे से खड़ी हुई और चेहरे पर कुटिल मुस्कान लेकर श्रद्धा की ओर बढ़ी और अपने दांत भींचकर बोली, श्रद्धा, तुम मेरी बात मान लो, वही तुम्हारे लिए और तुम्हारे डैड के लिए भी अच्छा होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हारे डैड के साथ जो भी होगा उसकी तुम जिम्मेदार होगी। इसीलिए अच्छा है कि तुम मेरी बात पर फिर से गौर करो और मेरी बात चुपचाप मान जाओ, वरना तुम भी देखोगी कि मैं क्या करती हूँ। मैं वापस आऊँगी और तब तुम्हारा जवाब हाँ में होना चाहिए, वरना। अरे जाओ जाओ, ये धमकियाँ किसी और को देना। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे जाल में फंसने वाली हूँ। श्रद्धा ने अपनी इंडेक्स फिंगर उठाकर उनकी सौतेली माँ को चेतावनी देते हुए कहा, और मेरे डैड को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊँगी कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है।
वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गई कि बोलते बोलते आपसे तुम पर उतर गई। उसके बाद पर शैला ने आंखों में क्रोध की चिंगारी भरकर जलती हुई निगाहों से उसे देखा, और विमल, जो कि नशे में सोफे पर ही लुढ़क गया था, उसे हिलाकर उठाया और गुस्से में कदम बढ़ती हुई उसके साथ वहां से चली गई। लेकिन दरवाजे के पास जाकर रुक गई और अपनी गर्दन पीछे घुमाकर श्रद्धा को देखा और कहा, मैं जल्द आऊंगी, तब तक मेरी बात पर गौर करना, और तुम्हारा जवाब मुझे हाँ में चाहिए। और सीढ़ियों से उतर गई। उसके जाने के बाद श्रद्धा धम से सोफे पर बैठ गई, अपना सर झुका लिया और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। युवराज, जो एक तरफ खड़े ये सब कुछ देख रहे थे, उसके पास आए और उसके करीब बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। श्रद्धा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे डैड को आ जाने दो, वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया तो युवराज ने उसके दोनों हाथ हटाकर चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसका पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। उसे ऐसे देख युवराज के दिल में एक टीस उठी। वो फूट फूट कर रोने लगी। युवराज उसकी पीठ सहलाने लगे। उसने अपना सर युवराज के कंधे पर रख दिया। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई। उसको इस कदर रोते देखकर युवराज का दिल डूबने लगा। वो उसका दुख समझ रहे थे, लेकिन वो उसकी सहायता करने में असहाय थी, क्योंकि बात उसके परिवार की थी। रोते हुए युवराज से बोली, युवी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? पहले मेरी मॉम चली गई, फिर ये फैशनेबल मेरी लाइफ में आ गई, जिसने कभी मेरी तरफ एक प्यार की नज़र भी नहीं डाली, उल्टा मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। उस पर भी उनका दिल नहीं भरा तो विमल से मेरी शादी करवाकर मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने आ गई। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती, ना ही बुरा करती हूँ। फिर भगवान मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों करते हैं? आज युवराज को अपना दुख श्रद्धा के दुख के सामने बहुत छोटा लग रहा था। श्रद्धा को रोता देख उनकी आंखों में भी आंसू उतर आए। उन्होंने पहले तो उसको रोने दिया, जिससे उसका मन हल्का हो जाए। फिर उन्होंने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे और रसोई से पानी लाकर उसे पिलाया और शांत कराया। श्रद्धा, श्रद्धा, पहले तुम रोना बंद करो और शांत हो जाओ। अब मेरी बात समझो। तुम्हारी सौतेली माँ जो सोचती है उनको सोचने दो, लेकिन जब तुम्हारे डैड लंदन से वापस आ जाएंगे तब तुम उनको पूरी बात बता देना। उसने अपनी आंसू भरी निगाह ऊपर उठाई और कहा, लेकिन युवी, उस फैशनेबल ने डैड को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी तो दी है, और वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। तुम नहीं जानती वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने अगर डैड को कुछ कर दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरी ज़िंदगी में डैड का ही सहारा है। मैं उनके बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगी। मैं क्या करूं? युवी, मैं क्या करूं? अभी तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे डैड ऐसे कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं हैं कि कोई भी उनका कुछ भी बिगाड़ ले। उनके साथ अपनी सिक्योरिटी रहती है, इसीलिए ये चिंता तुम निकाल दो। वो तुम्हारे डैड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। युवराज ने उसको समझाया। उनके समझाने का श्रद्धा पर असर हुआ तो वो कुछ शांत नजर आने लगी। राज ने आगे कहा, जब तुम्हारे डैड आ जाए तो तुम उनसे तुम्हारी माँ के साथ जो भी बातचीत हुई है सब बता देना। वो ही रास्ता निकालेंगे या वो तुम्हारी माँ को समझाएंगे। वो मेरी माँ नहीं है, श्रद्धा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, सौतेली माँ। युवराज ने जानबूझकर उसको माँ बोला ताकि श्रद्धा कोई तो रिएक्ट करे। चलो, अब तुम मुंह धोकर तैयार हो जाओ। युवराज की इस बात पर उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनको देखा। हम बाहर डिनर करने जाएंगे, जिससे तुम्हारा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। उनकी बात पर वो हल्के से मुस्कुरा दी और रेडी होने चली गई। राज भी अपने घर तैयार होने चले गए। दोनों साथ में बाहर डिनर करने चले गए। बाहर जाकर श्रद्धा का मूड सीख हो गया। जब वो वापस आई तो खुश थी। वापस आकर दोनों युवराज की बालकनी में कॉफ़ी के मग लेकर बैठ गए। युवी, एक बात पूछूं? श्रद्धा ने युवराज से कहा, जिस पर उन्होंने गर्दन हिलाकर कहा, पूछो, क्या पूछना है? इंदु को गई कितना समय हो गया? युवराज पहले तो ये प्रश्न सुनकर अचरज में पड़ गए। आज अचानक तुम्हें ये प्रश्न क्यों पूछना है? बताओ ना युवी, इंदु को गई कितना समय हो गया? करीबन 16 साल, युवराज ने खोए खोए स्वर में जवाब दिया। श्रद्धा के इस प्रश्न से उनका दिल फिर दर्द में डूबने लगा। इंदु के जाने के बाद फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई क्यों नहीं आई? ये कैसे क्वेश्चन है? बताओ ना प्लीज, श्रद्धा ने बहुत गंभीर होकर पूछा। क्योंकि अब मैं खुद ही किसी को अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहता। क्यों? ऐसा क्यों?
उसके इस प्रश्न पर युवराज ने गौर से श्रद्धा को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मजाक मस्ती के भाव नहीं दिखे। वो बहुत गंभीर थी। क्योंकि मुझे अब प्यार, इश्क, मोहब्बत इन चीज़ों पर यकीन नहीं रहा। ये सब चीज़ें सिर्फ दर्द देती हैं और कुछ नहीं, जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। युवराज के दिल के घाव फिर हरे होने लगे। लेकिन अब 16 साल बाद कोई तुमको सच्चा प्यार करे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहे, सिर्फ चाहे ही नहीं, पूजा के हद तक चाहे, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचे और किसी को अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवाय जगह ना दे, सिर्फ तुम्हारे बनकर रहना चाहे, तो क्या तुम अब 16 साल बाद अपनी ज़िंदगी में आने दोगे? श्रद्धा आसमान में तारों को देखती हुई बोली। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा नूर छाया हुआ था। ये क्या कह रही हो तुम? युवराज पहलू बदल कर बोले। क्यों? मैंने क्या गलत पूछा? जब बिंदु तुम्हें छोड़कर मूव ऑन कर गई तो तुम क्यों एक जगह ठहर गए? और किसके लिए ठहरे हो? क्या इंदु वापस आने वाली है? उसके बाद पर युवराज आंखें फाड़े उसको देखते रह गए। अल्हड़ नादान सी लड़की जो कभी सीरियस बातें नहीं जानती ना ही करती है, आज उसके मुंह से ऐसी फलसफे वाली बातें सुनकर युवराज हैरत में पड़ गए। श्रद्धा ने अब युवराज के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी। इंदु के धोखे की सजा अपनी जिंदगी को क्यों दे रहे हो? अपने आप को क्यों दे रहे हो? तुम भी इंदु की तरह मूव ऑन क्यों नहीं कर सकती? जैसी लड़की तुमको चाहिए, जो तुम्हें पूरा विश्वास, प्यार और समर्पण दे, वैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में अब आए तो तुम उसको अपनी जिंदगी में जगह दोगे क्या? मैंने सोचा नहीं कभी, और ऐसी लड़की मिली भी नहीं। और अगर मिल जाए तो? श्रद्धा ने एकदम से पूछा। कहीं तो सोचूंगा, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? ठीक है, तो अब सोचना शुरू कर दो। श्रद्धा धीरे से बोली। क्या कहा तुमने धीरे से? मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है फिर, गुड नाइट बोलकर वो अपने घर आ गई, पीछे युवराज के मन में सवालों का अंबार छोड़कर। अगले दिन उसने अपने डैड को फ़ोन लगाया और उनको सारी बात बताई। मिस्टर बजाज ने कहा, श्रद्धा बेटा, मैं 1 हफ्ते बाद इंडिया आ रहा हूँ, तब तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। शैला की धमकियों को इग्नोर करो, मैं आने के बाद उसे देखता हूँ। उस दिन के बाद से शैला के रोज़ फ़ोन आने लगे और वो उसको रोज़ पूछती कि उसने विमल से शादी के बारे में क्या सोचा है। एक दिन श्रद्धा ने तंग आकर उससे कह ही दिया, आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं उस नशेड़ी से शादी किसी कीमत पर भी नहीं करूँगी। मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से ही करूँगी। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का हक मैं किसी और को नहीं दे सकती। ये फैसला मैं खुद ही लूँगी। तब शैला ने कहा, ठीक है डियर, फैसले के साथ में परिणाम के लिए भी तैयार रहना। फैसला तुम्हारा होगा तो परिणाम की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। बाय डियर कहकर उसने फ़ोन रख दिया। इस फैशनेबल ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। एक बार डैड आ जाए फिर मैं इनको बताती हूँ कि धमकी कैसे दी जाती है। श्रद्धा फ़ोन को घूरते हुए बड़बड़ाई जैसे सारी गलती फ़ोन की हो। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। यूनिवर्सिटी में श्रद्धा की मुलाकात रोज़ ऋतिक से होती, लेकिन जिस दिन से श्रद्धा ने ऋतिक को प्यार के लिए इनकार किया, उस दिन के बाद से ऋतिक ने फिर वो बात कभी नहीं छेड़ी। वो श्रद्धा के साथ एक अच्छा दोस्त बनकर ही हमेशा पेश आता, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा को चोरी एहसास बोलती नजर आती। क्लास में भी वो कई बार चुपके चुपके से श्रद्धा को देखता रहता। ये एक तरफा मोहब्बत अजीब सा दर्द देती है। दिल तड़पता है उनकी एक झलक को। वो नादान है जो जानकर भी अनजान है। उसके ग्रुप के कई दोस्तों को ऋत्विक के एक तरफा प्यार के बारे में पता चल गया था, लेकिन श्रद्धा को कोई इंटरेस्ट ना होने के कारण कोई भी दोस्त ऋत्विक और श्रद्धा से कुछ नहीं कहता। युवराज भी अपनी नौकरी में बिजी हो गए और उनका अपनी नॉवल लिखना भी जारी रहा। श्रद्धा से युवराज की मुलाकात लगभग रोज ही होती। कभी श्रद्धा उनके पोर्शन में आ जाती तो कभी युवराज उनके पोर्शन में चले आते, लेकिन श्रद्धा अभी दरवाजे पर नॉक करके ही युवराज के रूम में आती थी। एक दिन श्रद्धा और युवराज श्रद्धा के बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी श्रद्धा को कुछ याद आया और उसने युवराज से पूछा, युवी, तुम उस दिन एक पोर्ट्रेट बना रहे थे ना, जिसे मुझे देखकर ढक दिया था, क्या वो कंप्लीट हो गई? हाँ, वो कंप्लीट हो गई, युवराज ने जवाब दिया तो श्रद्धा एक्साइटेड होकर बोली, मुझे दिखाओ ना। युवराज उसे अपने रूम में ले गए और अलमीरा से पोर्ट्रेट निकालकर उसको दिखाई। उस पोर्ट्रेट में एक लड़की घास पर बैठी थी। उसके हाथ में एक किताब थी। लड़की के सामने दो छोटे बच्चे घास पर बैठे थे, उनके हाथ में भी किताबें थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की उन दोनों छोटे बच्चे को पढ़ा रही है। श्रद्धा ने उस पोर्ट्रेट को ध्यान से देखा और फिर बोली, ये लड़की जो दोनों छोटे बच्चों को पढ़ा रही है वो मैं हूं ना युवी?
ये सीन वही है ना जो मैं रोज सोसाइटी के गार्डन में माली चाचा के बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसने पोर्ट्रेट से नजर हटाकर युवराज को देखा। युवराज कुछ पल चुप रहे, फिर श्रद्धा से बोले, हाँ, ये वही सीन है। ये लड़के तुम ही हो, दोनों छोटे बच्चे माली चाचा के हैं। तो फिर तुमने इनमें हमारे चेहरे क्यों नहीं बनाए? श्रद्धा ने युवराज से पूछा। क्योंकि ये मैंने तुम्हारा पहला पोर्ट्रेट बनाया था और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा चेहरा बना लूंगा तो तुमको बुरा लग जाएगा, इसलिए तुम्हारा चेहरा नहीं दिया। युवी, अगर तुम हमारा चेहरा बनाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। इंदु के जाने के बाद तुमने ये पहले पोर्ट्रेट बनाए हैं ना युवी? युवराज ने अपना सिर सहमति में हिलाकर कहा, हाँ, इंदु के जाने के 16 साल बाद मैंने ये पहली पोर्ट्रेट बनाई है। उसके पहले मैंने कुछ अधिकतर इंदु की ही पोर्ट्रेट बनाई थी। श्रद्धा ने युवराज के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाकर पूछा, क्यों क्यों बनाई? तुम्हें तो इंदु के जाने के बाद पेंटिंग करने का दिल ही नहीं करता था, तो फिर ये पोर्ट्रेट क्यों बनाई? श्रद्धा के ऐसे सवाल से युवराज हड़बड़ा गए और उन्होंने घबराकर सर उठाकर श्रद्धा को देखा और पूछा, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी पोर्ट्रेट बनाई, इसीलिए तुमको पसंद नहीं आई? अगर ऐसा है तो मैं इसे फेंक देता हूँ। श्रद्धा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, पोर्ट्रेट बहुत अच्छी है, वैसे भी तुम पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो। पोर्ट्रेट मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन मेरे पूछने का मतलब ये है कि इंदु के जाने के बाद पेंटिंग करना पसंद नहीं था, तो फिर ये पोर्ट्रेट क्यों बनाई? इंदु के जाने के बाद तो तुम्हें पेंटिंग से नफरत हो गई थी, फिर उस दिन ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा दिल पेंटिंग करने का हो गया? युवराज ने अपना सर पोर्ट्रेट की ओर घुमाकर उसे देखते हुए जवाब दिया, एक्चुअली उस दिन गार्डन में तुम माली चाचा के दोनों छोटे बच्चों को गार्डन में बिठाकर पढ़ाई कराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। वह सीन बहुत दिलकश लग रहा था, इसीलिए बरसों बाद मुझे पेंटिंग करने का मन हुआ और मैंने ये पोर्ट्रेट बना डाली। श्रद्धा ने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, इसका मतलब तो ये हुआ युवी कि इंदु के जाने के बाद अब मैं तुमको पसंद आने लगी हूँ, तो मुझे अब इंदु की जगह देखने लगी हूँ। श्रद्धा की बात सुनकर युवराज ने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है श्रद्धा, तुम गलत समझ रही हो। बस उस दिन गार्डन में वो सीन बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने पोर्ट्रेट बनाया। बात बस इतनी सी है। श्रद्धा ने अपने दोनों हाथ क्रॉस में बांधते हुए कहा, अच्छा, तो बात इतनी सी है अनजान राही साहब। फिर उस दिन जब मैं आपके यहाँ सोने आई थी तब आपने मुझे 2 घंटे तक खिड़की में एक पोजीशन में खड़े रखकर मेरी जो पोर्ट्रेट बनाई थी उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके इस सवाल पर युवराज अवाक रह गई। उन्हें श्रद्धा से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, इस सवाल का जवाब मत दो, लेकिन इस बात का जवाब तो दो कि मैं उस दिन शाम को यूनिवर्सिटी से समय पर घर नहीं आई तो तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो गई थी? क्यों मुझे ढूंढने निकले थे? और क्यों पुलिस को लेकर यूनिवर्सिटी में मुझे ढूंढने आए? क्यों उन लड़कों को इतना मारा? क्यों मेरी इतनी सेवा की? क्यों मेरी इतनी केयर की? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? किस रिश्ते के हक से तुमने मेरी इतनी सेवा की, मेरी इतनी परवाह की? क्यों मेरे दर्द से तुम्हें दर्द होता है? क्यों मेरे दर्द से तुम बेचैन हो जाते थे? क्यों मेरे दर्द को तुम महसूस करते थे? क्यों मेरे लिए तुमने अपनी जॉब के 1 हफ्ते की छुट्टी ली? मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए जिसके लिए तुमने इतना सब किया? अब इसे मानवता या इंसानियत का नाम मत देना, क्योंकि इंसानियत में कोई किसी के दर्द पर रोता नहीं है और ना ही इतनी परवाह करता है। वो एक के बाद एक सवाल दागे गई, जिन सवालों का युवराज के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें खुद अपने दिल का पता नहीं था वो क्या चाहता है। वो श्रद्धा के लिए क्या महसूस करते हैं उन्हें खुद पता नहीं है, या फिर वो पता करना ही नहीं चाहते। श्रद्धा, रात बहुत हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ और सो जाओ, कल बातें करेंगे। युवराज ने उसको और उसके सवालों को टालने की कोशिश की। ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मुझे मालूम है मेरी बातें तुम्हें रात भर बेचैन रखेंगी। तुम भी जानती हो कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, लेकिन तुम हकीकत का सामना करने से डरते हो, सच्चाई से नजरें चुरा रहे हो। तुम मुझे और मेरे सवालों को टाल सकती हो, लेकिन अपने दिल को कैसे टाल सकती हो? उसको कैसे बेवकूफ़ बनाओगी? बोलकर वो उनके घर से निकल गई। युवराज बस उसे जाते देखते रहे। वो सच कह गई थी। उसकी बातें, उसके सवाल रात भर उनको बेचैन करते रहे। उनका दिल कहता वो श्रद्धा को पसंद करते हैं, वो उससे प्यार करने लगे हैं, उनका दिल उसकी तरफ खींचने लगा है, लेकिन दिमाग अभी भी तर्क देता है कि वो अभी बच्ची है। वो सिर्फ 23 साल की है और मैं खुद 40 का हूँ। वो मुझसे 17 साल छोटी है। मैं उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच सकता। मैं श्रद्धा के लायक नहीं हूँ। उसके लिए कोई 25-26 साल का लड़का ही सही।
वो अभी कमसिन है, मासूम है और मैं अधेड़ अवस्था में हूँ। इसीलिए मैं कहीं से कहीं तक भी श्रद्धा के लायक नहीं। वो उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर दिल तर्क देता कि श्रद्धा अच्छी लगती है, वो उसको पसंद करते हैं। श्रद्धा उन्हें अपनी सी लगती है। उन्हें उसकी परवाह करना, केयर करना अच्छा लगता है। वो दुखी हो या दर्द में हो तो वो भी दुखी और बेचैन हो जाते हैं। शायद वो उससे मोहब्बत करने लगे हैं। लेकिन फिर दिमाग तर्क देता कि इस मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है। ये मोहब्बत अधूरी रहेगी क्योंकि श्रद्धा उनसे बहुत छोटी है। उन दोनों की उम्र में बहुत फासला है जो एक ना एक दिन दिखने लगेगा। ये वो फासला है जो कभी मिट नहीं सकता, बल्कि उनके रिश्ते में फासले ही बढ़ाएगा। दिलो दिमाग के तर्क वितर्क में पूरी रात गुजर गई। पूरी रात युवराज इसी असमंजस्य में इधर उधर चक्कर काटते रहे। दिमाग ने अपने मजबूत और सटीक तर्कों से दिल के नरम एहसास दबा दिए और आखिरकार दिमाग की ही जीत हुई। और सुबह युवराज जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई। जब श्रद्धा यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली तो उसने युवराज के रूम की ओर देखा। उसे वहां ताला लटका हुआ मिला। अरे, आज युवराज जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए। शायद ऑफिस में काम ज़्यादा होगा उनको। श्रद्धा भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। उसके एग्ज़ाम आने वाले थे, इसीलिए उसके ग्रुप की पढ़ाई भी ज़ोरों शोरों से चालू थी। शाम को श्रद्धा जब घर आई तो देखा युवराज बैग लेकर निकल रहे हैं। उसे इस तरह जाते देख वो लपक कर उनके पास आई और पूछा, युवी, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं एक हफ्ते के लिए टूर पर दिल्ली जा रहा हूँ। संडे को वापस आऊँगा। ये सुनकर श्रद्धा टेंशन में आ गई। ऐसे अचानक? कल तक तो टूर की कोई बात नहीं थी। हाँ, आज अचानक टूर बन गया है। अब नौकरी है तो जाना ही पड़ेगा। ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन यहाँ ऊपर मैं अकेली रह जाऊंगी, इसीलिए टेंशन है। क्यों, तुमको डर लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरती। मैं तो मार्शल आर्ट्स की चैंपियन हूँ। लेकिन कभी भी बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी तो तब मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए टेंशन है मुझे। उसने मासूमियत से जवाब दिया। मैंने गार्ड को बोल दिया है, वो रात में 2-3 बार आकर चेक कर जाएगा और कुछ प्रॉब्लम हो तो सोसाइटी सिक्योरिटी में फ़ोन कर लेना। संडे को तो मैं आ ही जाऊँगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ, वरना लेट हो जाऊँगा। ठीक है, बाय। आज युवराज को जाते देख उसका दिल भर आया। युवराज का उससे दूर जाना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे जैसे युवराज उससे दूर जा रहे थे वैसे ही उसकी आंखें भर आई। कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युवराज भी बाय बोलकर निकल तो गए, लेकिन उन्हें भी लगा जैसे वो अपना दिल यहीं छोड़ जा रहे हैं। उसको अकेला छोड़ जाना उन्हें अंदर तक तोड़ रहा था। लेकिन ये अचानक टूर भी तो उन्हीं ने बनाया था। कल के उसके सवालों से घबरा कर वो कुछ दिन उसका सामना नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टूर बना लिया। अब तो उन्हें जाना ही होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। वो सोसाइटी के बाहर निकलकर ऑफिस की कार में बैठ गए, लेकिन ना जाने क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे क्या हो रहा है? मैंने खुद ही टूर प्लान किया और अब जा रहा हूँ तो लग रहा है कि पीछे कुछ छूट रहा है। एक अधूरापन सा लग रहा है। दिल में उदासी घर करती जा रही है। आंखें क्यों भर रही हैं मेरी? युवराज सोचते हुए अपने आंसू पोंछने लगे। इन्हीं उलझनों के साथ वो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन हर पल उसके ख्यालों में ही खोए रहे। उनकी आंखों के आगे उसका चेहरा घूम रहा था। उसकी अल्लड़ हंसी, उसका छेड़ना, फ्लर्ट करना, मस्ती मजाक और उसकी मासूमियत भरी बातें सब उसे याद आती रही और वो उसकी ओर खींचते रहे। वो मोबाइल में उसकी तस्वीर निकालकर उस पर प्यार से हाथ फेरते हुए सोचने लगे, तुम्हारी कही सारी बातें सच हैं। मैं तुम्हारी ओर खींचा जा रहा हूँ। तुम्हें ही सोचता हूँ। अब मैं इंदु के बजाय तुम्हें ही याद करता हूँ। उसके बजाय तुम्हारा ही चेहरा नजरों के सामने रहता है। तुम्हें सोचता हूँ तो दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस होती हैं। हाँ श्रद्धा, हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान ये जो उम्र की दूरियाँ हैं वो हमें कभी मिलने नहीं देंगी। ये फासला हमेशा हमारे बीच रहेगा। शायद मेरी किस्मत में ही किसी का प्यार नहीं लिखा है। मेरी किस्मत में मोहब्बत की मंजिल ही नहीं लिखी है। सोचते हुए युवराज की आंखों से आंसू टपक कर उसकी तस्वीर पर गिर गए। मैं तुम्हें कभी अपने दिल की बात नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं अपने दिल की बात बताकर तुम्हारी भावनाओं को ऐसे ख्वाब नहीं दिखाना चाहता जो कभी पूरा ना हो। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताकर तुम्हारे एहसास को बढ़ावा देने की भूल नहीं कर सकता, उन्हें पंख नहीं दे सकता जिनके कोई मंजिल ना हो। मैं बस तुम्हें देखकर ही अपने दिल की तसल्ली कर लिया करूँगा। तुम्हें देखकर मेरी आंखों को सुकून आ जाएगा। इससे ज़्यादा मेरी मोहब्बत की कोई ख्वाहिश नहीं है।
सोचते हुए उन्होंने उसकी तस्वीर को चूम लिया। ये मोहब्बत भी अजीब सी है। खुशी के साथ दर्द होता है, नर्म ख्वाबों के साथ रुसवाई भी देती है, मिलन के साथ जुदाई देती है, वफा के साथ बेवफाई देती है। ये मोहब्बत भी अजीब सी है। होठों पर खामोशी और दिल में तूफान देती है। उनका दिल किया कि वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाए, लेकिन टूर पर आने के बाद काम खत्म किए बिना जाना भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो मन महसूस कर रोज वापस नैनीताल जाने के दिन गिनने लगी। उधर नैनीताल में श्रद्धा का भी हाल बेहाल था। वो अनजान राही की दीवानी अपने महबूब के दूर जाने पर एकदम खामोश हो चुकी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एग्जाम निकट होने की वजह से उसने यूनिवर्सिटी जाना भी कम कर दिया था। अक्सर घर में ही रहती और अपनी बालकनी में बैठकर युवराज की बालकनी को देखती रहती। उनकी बातों को याद करती। वो दिन में कई चक्कर युवराज के पोर्शन के बाहर लगाती, इस आशा में कि शायद कभी युवराज जल्दी आ जाए। एकटक उनके रूम के दरवाजे को निहारती रहती। उनके साथ घूमना, उनकी केयर करना, अपने हाथों से खिलाना पिलाना, सब कुछ बहुत शिद्दत से याद आ रहा था उसे। मुझे मालूम है मेरे महबूब कि तुम मेरी बातों से घबरा कर चले गए हो, लेकिन इस तरह से सच्चाई से भागने से क्या होगा? सच्चाई मिट तो नहीं जाएगी भागने से, और अपने दिल से कैसे भागोगे? एक दिन तो तुम्हें यह हकीकत स्वीकार करनी ही होगी कि तुम मुझे प्यार करते हो। तुम्हें कबूलना ही होगा कि तुम भी मेरी तरह मेरे बिना नहीं जी सकते। तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना ही होगा, मेरे महबूब बनना ही होगा युवराज। उसने अपनी नज़रों से अपनी किताबों पर गड़ा रखी थी, लेकिन दिमाग युवराज की तरफ ही था। रात को 10 बजे के लगभग श्रद्धा अपने रूम में अपने स्टडी में मगन थी कि तभी उसे बाहर से खटपट की आवाज़ सुनाई दी जारी है। ये खटपट की आवाज़ क्यों हो सकती है? जानने के लिए देखती रहिए मेरे महबूब।